हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल। ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में आप लोग को स्वागत करते हैं। अब देखिए मित्रों, आज जो है कुछ क्वेश्चन सीरीज लेके आया है सीटेट का। तो पहला क्वेश्चन पर क्या करते हैं, आपको पहला क्वेश्चन क्या है चलिए उस पर चर्चा करते हैं। आपके पहला क्वेश्चन चलिए उस पर चर्चा करते हैं। स्क्रीन पर है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। तो पहला ऑप्शन है, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। दूसरा ऑप्शन है मित्रों, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है और शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। तो मित्रों, इसमें जो है अवधारणात्मक की तरह से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें मूल बात होता क्या है, अधिगम का मूल्यांकन बच्चों की अवधारणात्मक समझ के आधार पर किया जाता है। मानक उत्तर से तुलना करना एक नकारात्मक प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक के चिंतन के प्रक्रियाओं पर उतना मंथन नहीं किया जाता है। तो ये अवधारणात्मक जो होता है उसी अवधारणात्मक क्रियाओं के कारण होता है। इसलिए इसका आंसर जो मित्रों दूसरा ऑप्शन नंबर 2 जो है ये होगा, शिक्षक विद्यार्थियों को चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। मतलब उसकी अवधारणात्मक जो समझ है, अवधारणात्मक समझ की क्या करता है, आकलन करता है। अवधारणात्मक समझ के आकलन से ही मतलब उसको समझ आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा मित्रों। चलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए मित्रों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। 1 नंबर, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। दूसरा नंबर ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है मित्रों, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। चौथा ऑप्शन है मित्रों, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे होना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मित्रों, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। मतलब बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना इसलिए हो जाता है मित्रों, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बालकों के शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन करता है। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो होता है वो बालकों के केंद्रित प्रक्रियाओं को क्या करता है, अध्ययन करता है। और भी मित्रों, इसमें बच्चे के अनुभव द्वारा सीखने की प्रक्रिया बेहतर होते हैं। इसमें बच्चे के अनुभव द्वारा सीखने की प्रक्रिया बेहतर होते हैं और बच्चे कुछ करके क्या होते हैं, स्वयं कुछ सीखते हैं। कुछ करके क्या होते हैं मित्रों, कुछ करके बच्चे जो क्या होते हैं, स्वयं सीखते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला इसमें जो है होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला होगा मित्रों, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना चाहिए। मतलब बच्चा का जो अनुभव जो होता है वो अनुभव को भी प्रमुखता देना चाहिए, जो कुछ करके ज्यादा सीखते हैं और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करते हैं।
आपका तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगुत्स के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? इसका ऑप्शन है इस प्रकार मित्रों, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगुत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 है, वाइगुत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। थर्ड ऑप्शन है, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। और फोर्थ नंबर ऑप्शन है, दोनों भाषाओं बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो पियाजे के अनुसार पहले विचार का जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। इसमें मित्रों होता क्या है, इसमें मुख्य रूप से पियाजे जो है गीत पियाजे जो है वो मानते हैं कि पहले विचार आता है, बाद में विचारों को भाषागत रूप से प्रदान किया जाता है, जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि पहले भाषा आने पर भाषागत रूप से विचारों की अभिव्यक्ति होती है। और जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था, जबकि वाइगोत्स्की का जन्म 17 नवंबर 1896 के बेलारूस में हुआ था। तो यही बच्चे मित्रों क्या होता है, तो जीन पियाजे कहते हैं पहले विचार का जन्म होता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर काफी प्रभाव पड़ता है। मतलब जीन पियाजे के अनुसार जो है जीन पियाजे के अनुसार क्या हो जाता है, पहले आपको विचार जन्म लेते हैं और वाइगोत्स्की के अनुसार जो मतलब विचार भाषा का प्रभाव विचार पर काफी अत्यधिक पड़ता है, भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। मतलब वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर क्या पड़ता है, काफी प्रभाव पड़ता है, प्रभावित होते हैं। तो इसका जो जन्म हुआ था जीन पियाजे का आपको मित्रों 9 अगस्त 1896 स्विट्जरलैंड में और 17 नवंबर 1896 बेलारूस में इसका वाइगोत्स्की का जन्म हुआ था। स्विट्जरलैंड में किसका जन्म हुआ था आपको, जीन पियाजे का, और उसके बाद जो है वाइगोत्स्की का जन्म आपको हुआ था बेलारूस में। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो है पहला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मित्रों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। 4 नंबर क्वेश्चन जो आपको है 4 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तो तुम लड़कों की तरह व्यवहार करेगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। पहला ऑप्शन है मित्रों लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारण, दूसरा लिंग समरूपता, तीसरा लड़की के लिंग की गलत पहचान, चौथा बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाई। तो मित्रों इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पिता और दादी दोनों लिंग संबंध रूढ़िवाद धारणा देखने को मिलती है, वे लिंग के आधार पर कार्य के विभाजन के पक्ष में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये होगा, मतलब लड़कियों और लड़कों को स्वभाव के बारे में रूढ़िवाद धारण करना, मतलब लड़कों और लड़कियों को स्वभाव में रूढ़िवाद धारण मतलब करना, मतलब लड़का को मतलब लिंग के आधार पर उन्होंने बताया जो पुरुष है उसका स्वभाव किस प्रकार होना चाहिए, लड़की है उसका स्वभाव किस प्रकार होना चाहिए, मतलब उसी के बारे में चर्चा किया है।
तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपको ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। हायर नंबर क्वेश्चन क्या है? हायर नंबर क्वेश्चन है आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? कथन अब सुन लीजिए क्या क्या है। पहला ये जो कथन है, आकलन से विद्यार्थी को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तद अनुसार उन्हें ठीक कर सके। दूसरा कथन है बी, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक और मूल्यांकन भी हो। ऑप्शन नंबर सी है, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग भी होना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन है, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें भय और चिंता का संचार न हो। तो मित्रों बात ऐसा है, इसमें ए और सी होगा। क्यों? क्योंकि आकलन से विद्यार्थियों को सहायता मिलनी चाहिए, मतलब उसके आकलन से विद्यार्थी को क्या होनी चाहिए? सहायता मिलनी चाहिए। उनके जो आकलन होते हैं, आकलन से क्या होनी चाहिए? उसकी सहायता मिलनी चाहिए और कि अपने शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक के तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। और आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसके भय चिंता का संचार न हो। तो इसलिए ए और उस ए नहीं, ए सी ऑप्शन, ए और सी ऑप्शन से आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। तो आंसर आपका ए और सी कथन सही है, तो 4 हो जाएगा। ए कथन क्या है? आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। और सी नंबर ऑप्शन है, आकलन केवल कथन है, सी नंबर कथन है, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको 5 था मित्रों। ठीक, ए और सी जो इसका कथन है, इस हिसाब से उसका कथन सही है। अब चलिए, और ये कथन सही था उसका। अब क्वेश्चन नंबर आप क्या करते हैं? 6 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मित्रों, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पहला ऑप्शन है, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। दूसरा ऑप्शन है, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए। ऑप्शन नंबर 3 है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ति की जा सके और व्यावसायिक प्रशिक्षणों केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार कर सके। तो मित्रों इसका जो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कहता शिक्षा अधिकार का अधिनियम 2009 के अनुसार आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो किस तरह से पढ़ाना चाहिए? समावेशी शिक्षा व्यवस्था में प्रावधान के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ति करना चाहिए। मतलब समावेशी शिक्षा व्यवस्था करके और समावेशी शिक्षा को व्यवस्था करके और उस बालक के व्यक्तिगत क्या क्या आवश्यकता है, उस बालक के व्यक्तिगत क्या क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं को क्या होना चाहिए? पूर्ति करना चाहिए। इसलिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था कर बालक की आवश्यकताओं को पूर्ति करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 3 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका जो है आंसर होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनका सही वर्णन मिलान कीजिए। अब का मिलान करने के लिए
देखिए अब समीप दूरभिमुख दिशा, इसके सामने दिया है विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। फिर बी में दिया है सिर पदमुखी दिशा, इसके सामने दिया है सिर से पैर का कर्म। सी दिया है अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, इसके सामने दिया है थर्ड पॉइंट किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की ओर अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। डी ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं शारीरिक के केंद्र से बाहर की ओर, और पांचवा इसी के साथ दिया नीचे चौथा के नीचे सरल से जटिल की ओर वृद्धि होना चाहिए। तो इसमें आपको ए जो मिलेगा ए पांचवा से मिलेगा, क्या कहता है समीप दशमुखी की दिशा, तो समीप दशमुखी की दिशा क्या हो जाएगा सरल से जटिल की ओर वृद्धि। बी जो है वो सेकंड से मिलेगा, बी में सिर पदमुखी की दिशा सिर से पैर का कर्म। सी जो ऑप्शन है आपका सी आपका अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, ये मिलेगा आपको विभिन्न बच्चों के भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, विभिन्न बच्चों के भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और उसके बाद डी जो है अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, ये आपको थर्ड से मिलेगा किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र से अपेक्षा दूसरी क्षेत्र में भिन्न हो सकती है। वास्तव में किसी अकेले बच्चे में विकास की दर एक क्षेत्र के अपेक्षा दूसरे क्षेत्र में क्या हो सकती है भिन्न हो सकती है। तो इस पे चर्चा किया गया है, इसलिए इसका ये जो सब कर्म जो क्रमबद्ध तरीके से किस में मिल रहा है सेकेंड में, तो दूसरा नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मित्रों इसमें कितना हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा आपको ये। अब चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन, ये तो 7 नंबर था, 7 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है मित्रों। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। एक शिक्षिका जो है अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें किस किस तरह, ऑप्शन नहीं है मतलब किस किस तरह मतलब कर सकती है। तो ए जो है भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में बी है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। सी है विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। डी है मानक निर्देश देकर निष्पादन हेतु सर्वमान्य मापदंड निर्धारित करते हैं। तो एक शिक्षिका अपनी कक्षा की विविधता किस तरह से संबोधित कर सकती है। तो कक्षा में विविधता को स्वीकार करने के लिए शिक्षा को सामाजिक शास्त्रीय शिक्षण पर बल देना चाहिए और ऐसे में अधिनियम के अनेक शैलियों को अपनाकर विविधता में प्रभावी शिक्षण किया जा सकता है और एक समान मानदंड निर्धारित करना उचित नहीं होगा। एक समान मानदंड जो है निर्धारित करना उचित नहीं होगा। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बी सी, मतलब ए बी सी जिस ऑप्शन में है वो आंसर सही होगा। मतलब एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधताओं को संबोधित कर सकती है। कब? मतलब भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व दे करके। जब भिन्नताओं जो है उसे क्या करते हैं, अलग अलग भिन्नताओं को है सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब जब किसी कक्षा में वर्ग में जो भी प्रकार के विभिन्न तरह की समस्या, विभिन्न तरह के विद्यार्थी, विभिन्न तरह के छात्र होते हैं सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और बच्चों के सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। मतलब बच्चे को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को शिक्षा संसाधन में क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा और विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। और जितने प्रकार के अधिगम शैली है वो सभी प्रकार के मतलब समायोजित करना पड़ेगा। अधिगम शैलियों को मित्रों समायोजित करना पड़ेगा। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पटों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो पहला ऑप्शन है श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, सेकेंड दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, सीख न सकने वाले शिक्षार्थी और सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। देखिए मित्रों, इसमें अगर कोई शिक्षक अगर कहता है जो आप जो है छू करके अनुभव कीजिए, तो इसका मतलब है वो दृष्टिगत रूप से ब्लाइंड, अंधा है। ठीक, तो उसको क्या हो जाता है? दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, मतलब जो दृष्टि से विकलांग हो, अर्थात वो देख नहीं सकता हो, ठीक ना, तो देख नहीं सकता हो, दृष्टि से विकलांग हो, जब देख नहीं सकता हो और दृष्टि से विकलांग हो, देख नहीं सकता जब दृष्टि से विकलांग हो, इसलिए इसमें दृष्टिगत विकलांग ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर मित्रों क्या हो जाएगा? 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, उस 10 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए मित्रों, प्रतिभा 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम ये होते हैं जो, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम ये होते हैं जो, 1 नंबर ऑप्शन दिया है, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। और उन्हें चौथा नंबर ऑप्शन है, उन्हें आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो मित्रों, ये जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, तो प्रतिभाशाली बालक में क्या हो जाता है, आपको कुछ खास होते हैं। प्रतिभाशाली में क्या हो जाता है, अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम प्रतिभाशाली बच्चे चिंतन के अवसर प्रदान करते हैं और उसके विचारों में विविधता का संचार होता है। चिंतन का अवसर प्रदान करते हैं और उनके विचारों में विविधता का क्या होता है, आपको संचार होता है, और इसीलिए उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों को व्यस्त रहने का अवसर देती है। मतलब वो क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, और चिंतन करके विविध विचारों पर मतलब सोचने विचारने के लिए उसे क्या देती है, नया अवसर देती है, और विचारों को व्यस्त रहने, और विचारों में क्या हो जाता है, व्यस्त रहने के लिए क्या देते हैं, उसे अवसर देते हैं। और जब विचारों में व्यस्त रहने के लिए मित्रों, विचारों में व्यस्त रहने के लिए जब उसे अवसर देते हैं, विचारों में व्यस्त रहने के लिए उसे अवसर मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है इसका थर्ड आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। मित्रों, ये 10 नंबर क्वेश्चन था। अब 11 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन पर क्या होते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए, देखिए कथन क्या सब है, विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है।
बी कथन है, दूसरा नंबर कथन है विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। सी ऑप्शन है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उनके लिए सार्थक हो। डी ऑप्शन है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों को ध्यान नहीं रखती है। क्या हो जाती है मित्रों, उसके जो है अभिरुचियों को विद्यालय क्या करता है, ध्यान नहीं रखती है। तो मित्रों इसका जो है इसमें विद्यालय विद्यार्थी की असफलता के बारे में मुख्य रूप से तो कथन ये होना चाहिए विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। जब अधिगम कोई बच्चा जो सीखता है, जब कोई बच्चे मित्रों सीखते हैं तो अधिगम के लिए जब उससे अच्छा पुरस्कार मिलता है तो वो क्या हो जाते हैं, उससे प्रेरित हो जाते हैं। जब सीखने पर उसको पुरस्कृत किया जाता है तो उसका मनोबल जो अपने आप में बढ़ जाता है और वो चाहता है और अधिक से अधिक उत्साहित होते हैं और चाहते हैं और अधिक से अधिक ताकि मैं सीखे। और अगला मुख्य कारण है विद्यार्थी असफल होते क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जा सकता है, उनके लिए सार्थक नहीं होते हैं। और अगला कथन है, मतलब ये कथन परफेक्ट होगा, शिक्षण उसके लिए उचित रूप से शिक्षण की व्यवस्था नहीं होते हैं जो उसके लिए क्या होता है, सार्थक नहीं होता है। उचित रूप से उसके लिए शिक्षण नहीं होता है और शिक्षण क्या होता है उसके लिए सार्थक नहीं होता है। उसके लिए क्या होता है, सार्थक जो है आपको शिक्षण, उसके लिए शिक्षण सार्थक नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन इसको जो है 3 इसका ऑप्शन होगा, 3 ऑप्शन होगा। और 3 ऑप्शन जो आंसर सही होगा बी और सी, बी और सी सही होगा, बी और सी सही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। 12 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी उसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं और उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं, संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। चौथा ऑप्शन है संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगना नहीं है, संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगना नहीं है। तो मित्रों इसमें संभव है क्योंकि व्यक्तियों के अधिगम को विविध कारण भिन्न विधियों से प्रभावित होते हैं। मतलब अधिगम के जो है विविध कारण भिन्न ढंगों से क्या हो जाते हैं, बहुत बालक जो प्रभावित होते हैं। ठीक, विभिन्न ढंग से प्रभावित होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका मित्रों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ये अब 12 था, अब 13 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम को अपने स्वभाव में डैश डैश और डैश है। तो निष्क्रिय सरल, सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सामाजिक और सक्रिय सरल है। इसमें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 स्पष्ट किया गया है कि अधिगम जो है एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम जो है सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है, मतलब अधिगम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अधिगम जो है वो सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक,
अगर आप समाज में सक्रिय रहते हैं तो समाज में भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। समाज से बहुत कुछ नए नए प्रकार के व्यवहार, रीति रिवाज, ये सारे प्रकार के आप क्या करते हैं, उसे समाज से क्या करते हैं, सीखते हैं और उसको क्या करते हैं, उसके मतलब ग्रहण करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर 2। ठीक मित्रों, इसका जो आंसर होगा आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आप 14 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है उस पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। अब शिक्षक के लिए क्या सा महत्वपूर्ण है विद्यार्थी को प्रभावी बनाने के लिए? पहला ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। तीसरा ऑप्शन है छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। चौथा ऑप्शन है एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो या आसान हो। ये 14 नंबर क्वेश्चन है। तो मित्रों स्वतः चिंतन से क्या हो जाता है, आपको विद्यार्थी विकसित करने के लिए विद्यार्थियों में अधिगम का मूल्यांकन करने की क्षमता चाहिए। मतलब जब स्वतंत्र चिंतन विकसित करने के लिए विद्यार्थियों में अधिगम का मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए और शिक्षक द्वारा अधिगम के प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन के तरीके विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब शिक्षक द्वारा अधिगम के प्रत्येक स्तर, मतलब अधिगम के जितने स्तर हो प्रत्येक स्तर को मूल्यांकन होना चाहिए। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, जो विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम को अनुवीक्षण करें। मतलब इससे यही स्पष्ट हो जाता है आप एक शिक्षक है तो विद्यार्थियों को किस किस ढंग से आप ताकि सिखाएं ताकि वो आसानी से अधिगम कर सके और अच्छे से अच्छे ढंग से क्या कर सके, अधिगम कर सके। तो इसमें करना चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला होगा, ऑप्शन नंबर ए किसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए मित्रों, 15 नंबर क्वेश्चन है यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके शिक्षार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगना चाहिए जिनमें हो प्रत्यास्मरण, रटना और समझना, बहुविकल्पीय प्रश्नों के वाले स्वीकृति, कार्यपत्र, ड्रिल और अभ्यास, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। मतलब रटना तो ये संभव नहीं है, बहुविकल्पीय प्रश्नों को स्वीकृत कार्य, ड्रिल और अभ्यास ये संभव नहीं है। मतलब पूछना, तर्क करना तब निर्णय लेना ये संभव है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। 15 नंबर क्वेश्चन जो है यदि कोई शिक्षिका चाहे उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलाप लगाना चाहिए जिनमें क्या हो, पूछना, मतलब आपसे पूछ सके, तर्क करना और निर्णय लेना। पूछना, तर्क करना, निर्णय लेना। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन का सीरीज क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 1 से 15 क्वेश्चन कराए हैं और आज सीरीज 1 था। और प्लीज इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।